मित्रों नमस्कार। आज फिर से मैं दो बड़े किसान के साथ चर्चा करने वाला हूं, कृषि चर्चा लेकर आया हूं। हमारे साथ बिहार के सबसे बड़े किसान, मेरी नजरों में सबसे बड़े किसान, बौद्धिक स्तर से बहुत ही ऊंचे सुधांशु कुमार जी जो समस्तीपुर से हैं, जुड़ गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज पर। आपकी शिक्षा दीक्षा एक ऐसी शिक्षा दीक्षा है जो प्रशासनिक स्तर की शिक्षा दीक्षा हो सकती थी। आपने नौकरी को तिलांजलि दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद आपने थोड़े दिन नौकरी करने के बाद करीब 31 वर्ष से खेती कर रहे हैं और 4 बार लगातार मुखिया हैं, वर्तमान में भी मुखिया हैं। और इनकी खेती इतनी अच्छी समुन्नत खेती है कि वहां कोई कमी ही दिखाई नहीं देती। विपरीत परिस्थितियों में बिहार में इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो मोकामा से हैं, मनोज मोल्दियार जी। एमबीए तक की पढ़ाई पूरी की है इन्होंने और भारतीय जनता पार्टी में थिंक टैंक माने जाते हैं किसान मोर्चा के लिए। इन्होंने उपाध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन किया, प्रवक्ता का दायित्व का निर्वहन किया। आरएसएस से इनकी इनके संबंध रहे हैं। मनोज मोल्दियार जी बहुत अच्छे किसान हैं, डेयरी चलाते हैं, एक प्रेरणा स्रोत है किसानों के बीच। आज हम इन दोनों मेहमान के साथ बिहार की कृषि कैसे समन्वित हो, कैसे अच्छी हो, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और बिहार की कृषि आज पिछड़ी हुई क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हम कारण और निवारण दोनों पर चर्चा करेंगे। बिहार के किसान लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार प्रदेश को दिला रहे हैं, लेकिन बिहार के किसानों के बीच अभी भी कठिनाई है, समस्या है। इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। बंधु, खेरा के आंदोलन से लेकर बारदोली और चंपारण के कृषि आंदोलन तक हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान अभी सुसुप्तावस्था में है। लाख कठिनाई के बाद भी किसान शांत पड़े हुए हैं। एक कृषि आंदोलन की जरूरत है, जो बिहार में जरूरत है इस क्रांति की। मैं सुधांशु सर से पूछना चाहता हूं, क्या बिहार की खेती समुन्नत हो, बिहार की खेती अच्छी हो, इसके लिए क्या एक किसान आंदोलन की जरूरत है आज? बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो सबसे कमी है हम किसानों में, जिसमें ये कमी में हम लोग सब शामिल हैं, उसमें ये हमारा हमारा कोई एक आवाज नहीं है। हम किसान सब बिखरे हुए हैं। कोई भी राज्य स्तर पर एक इस तरह का संगठन नहीं है जो किसान के आवाज को बुलंद करे, चाहे पॉलिसी मैटर पर हो या नए किसान नीति या उसके नए नियम कानून या मॉडर्न एग्रीकल्चर के तरफ जो नए कानून बनना चाहिए, ये नहीं बन रहे हैं। और धरातल पर आप देखिएगा, ग्रास रूट लेवल पर छोटी छोटी बातें हैं जो जिन पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए, ये जल्दी नहीं हो पाता है, शायद क्योंकि हम लोग एकजुट होकर आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। जी तो आंदोलन की मनोज जी। जरूरत है। जी हाँ मनोज जी, सुधांशु सर का कहना है कि आंदोलन की जरूरत है। किसानों के लिए जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। किसान टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, हमारी एक आवाज नहीं है। इस विचार से आप कितना सहमत हैं? 100% सहमत है इस बात से, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज का मेरा जो विषय बताया गया है वो जी हाँ, बिहार के किसान के सामने जो समस्याएं और जी कुछ हाँ, चर्चा करके हम लोग कोशिश करेंगे मैं कि उन उसके प्रश्नों पर निदान की आऊंगा, तरफ। मैं उन प्रश्नों पे आ रहा हूं। या हाँ हाँ, मैं आप उसको जोड़ सकते हैं कि आज बिहार के किसानों के पास कौन कौन सी समस्या है, बिहार की कृषि में क्या क्या समस्या आप देख रहे हैं, आपकी नजरों में समस्या क्या है, बताइए मनोज जी। मेरी नजर में बिहार का किसान होना ही बिहार के किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या।
इस बात को मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चूंकि जब जी आप हाँ। बोलते हैं बिहार का, तो बिहार का किसान कहने का मतलब है कि बिहार के सामने जितनी चुनौती है, जो बिहार का रिवाज है, जी जो हाँ। इसका सोचने का ढंग है, बाकी काम करने का ढंग है, यहाँ का राजनीतिक माहौल है, यहाँ का सामाजिक परिवेश है, यहाँ का आर्थिक परिवेश है, यहाँ का शैक्षणिक परिवेश है, बौद्धिक परिवेश, वो सारा चीज भी तो हमारे खेती को असर करता है ना नीरज जी। आप अपने घर जी में ही देख लीजिए, अपने गांव मोहल्ला में देख लीजिए, खेती कौन करता है। घर का सबसे होनहार बेटा नौकरी के तलाश में दौड़ता है, चाहे नौकरी उसको जी आईएएस का मिल जाए या चपरासी का मिल जाए, लेकिन प्राथमिकता है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, नहीं तो प्राइवेट नौकरी मिल जाए। तो जो सबसे तेज दिमाग है जी वो तो नौकरी की ओर भागता है। अगर नौकरी में नहीं मिल सका उसको तो वो व्यापार की ओर जाता है। जो सबसे निकृष्ट बेटा घर का बचता है वही मैन पावर तो खेती की ओर जाता है नीरज जी। मेरा कहने का मतलब अच्छा। है कि इस तरह के शैक्षणिक बैकग्राउंड के लोग, और वो आर्थिक रूप से भी विपन्न होते हैं, खेती करने वाले लोग शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से, जानकारी उनके पास जो स्तर है जानकारी का, उसी परिवेश में न काम करते हैं। आप उनसे आंदोलन करने के लिए कहिएगा, हम आंदोलन कैसे करेंगे? सुबह भी गाय खिलाएंगे, शाम भी गाय खिलाएंगे, फिर उसका चारा लाएंगे। आंदोलन के लिए मेरे पास समय कहाँ है कि हम आंदोलन करें? मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास जानकारी नहीं है, मेरा उपज पैसे में बदल जाए यह मैकेनिज्म नहीं है। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वाले जी कि हम हैं। हमको बेरहम बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया। बाजार में बोटी बोटी नोच रहा है। उपजाने में तो हम कमी नहीं करते हैं, आप जितना कहते हैं उतना उपजा देते हैं। यह अलग बात है कि मेरे उपज को रखने के लिए, बेचने के लिए बाजार तो दूर, कई उदाहरण ऐसा आया है कि किसान इतना उपजा देता है कि उसको रखने के लिए सरकार के पास बोरी तक उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि सरकार वहां उलझती है कि जी प्लास्टिक हाँ। का बोरी बनावे, जूट का बोरी बनावे। चूंकि किसान जूट का बोरी बनाता है इसलिए उसको सप्रेस कर देना है। व्यापारी लोग प्लास्टिक का बोरी बनाता है, उद्योग प्लास्टिक का बोरी बनाता है, इसलिए उसको आगे बढ़ा देना है, उसका दुष्परिणाम भी भोगना है, फिर उसको बैन भी करना है। तो बहुत सारी बातें हैं। किसान के सामने कोई एक चुनौती हो, एक समस्या हो, और सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि जब हम अपने समस्या को समस्या मानने के लिए तैयार ही नहीं, जब हम अपने समस्या को समस्या समझते ही नहीं है, सब कुछ तो भगवान के आश्रय है सब। दूसरी ओर स्थिति यह है कि अगर हम अपनी जायज मांग को उठाते हैं, एक कोई शायर कहा है ना कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना, बोलोगे तो वो बगावत समझा जाएगा। जी बोलोगे, हाँ। एक तो बोलना क्या है ये हमको पता नहीं है, बोलना कहाँ है ये हमको पता नहीं है, बोलना कैसे है ये हमको पता नहीं, और अगर कोशिश करके हम बोले भी तो उसको तुम अदावत मान लोगे, उसको बगावत मान लेते हो। मनोज तो जी, हमारे आपकी नजरों में मैं आपको रोक रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी नजरों में बिहार की कृषि ऐसे लोगों के हाथ में है जो नौकरी में नहीं गए हैं, जिनके बौद्धिक स्तर अच्छे नहीं हैं। वहीं हम उदाहरण के रूप में एक ऐसे प्रतिभाशाली, ऐसे प्रतिभावान सुधांशु जी को देख रहे हैं। आज नई पीढ़ी कृषि की तरफ आए, इसके लिए सुधांशु जी हमें क्या करना होगा? बिहार की प्राकृतिक जो स्थिति है, बाढ़, सुखाड़, इन सबको हम झेलते रहते हैं। नई पीढ़ी को हम कृषि से कैसे जोड़ सकते हैं? कृषि की सबसे बड़ी समस्या नई पीढ़ी को जोड़ना है, मैं ये समझता हूं। और बिहार में नई पीढ़ी के लोग कृषि से कैसे जुड़े, ये कैसे संभव हो सकता है? सुधांशु जी से मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि वो कृषि को चुनौती के रूप में लिए हैं और अच्छे किसान के रूप में वो साबित हो रहे हैं।
मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मनोज जी से डिफर कर रहा है। बिल्कुल होगा ही। हम मानते हैं कि कृषि कार्य बहुत आसान नहीं है। मुझे याद है जब 1988 में हम अपना नौकरी छोड़कर, टाटा टी गार्डन का असिस्टेंट मैनेजर का नौकरी था, बहुत अच्छा जॉब था। हमसे जो छोटा भाई है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में था, वहां से वो उसको छोड़ा और हम अपनी नौकरी छोड़े, और दोनों भाई का बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड सेम है। सेंट पॉल स्कूल में दार्जिलिंग में 12वीं तक पढ़ाई किए, हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से दोनों भाई बीए किए। वो बीए छोड़ के खेती करने पहली आ गया ओटीए ज्वाइन करने के बाद, और हम एमए करके आए, क्योंकि हम वो बिहार का जो हॉबी है आईएएस में बैठना, उसके चक्कर में 2 साल और रह गए हम कॉलेज में। मेरा मानना, एक बहुत इंटरेस्टिंग सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको उस समय प्रणब मुखर्जी एड्रेस किए थे, मेरिडियन में था दिल्ली में, और पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। इंडियन एग्रीकल्चर, ये 8 साल पहले की बात है, इंडियन एग्रीकल्चर एंड यूथ। और मेरा इसमें मानना है, मेरा 3 पॉइंट है कि यूथ को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है एग्रीकल्चर में। हम भी तो लगभग 26 साल के थे, 27 साल के थे जब आके खेती शुरू किए, और मेरा भाई 25 साल का था जब हम लोग खेती आके शुरू किए। तो यूथ को चाहिए क्या? तो हम आइडेंटिफाई किए 3 चीज यूथ को चाहिए किसी भी चीज के प्रति आकर्षित होने के लिए। एक, ग्लैमर, उसको किसी भी काम में ग्लैमर चाहिए। दूसरा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब इंस्टेंट रिटर्न चाहिए कि हम काम किए और हमको इंस्टेंट उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और तीसरा, यूथ जो है ड्रजरी से भागता है। ड्रजरी का मेरा मतलब है कि धूप में निकलना, पसीना बहाना, रोज एक ही काम को करना, आंधी तूफान बारिश सबको झेलना और काम करना। मेरा मानना है आज का यूथ तीनों चीज से भागता है, और अगर इस तीनों चीज का सोल्यूशन निकल जाए तो यूथ अट्रैक्टेड होगा। ऑलरेडी यूथ अट्रैक्टेड है, मेरे पास ढेर सारा उदाहरण है। इनफैक्ट हमारा एक ग्रुप है कॉल्ड स्मार्ट फार्मर्स ऑफ बिहार, उसके सारे मेंबर्स आईआईटीएन, एमबीए और इंजीनियर्स हैं जो कि अपनी अपनी नौकरी छोड़कर खेती कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि आज टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम 1, 2, 3 बीघा से भी हम लाखों कमा सकते हैं। और मेरा, जो भी आपके इस शो में शामिल हैं, अगर नवयुवक हैं तो मेरा उनसे गुजारिश है कि आप आए हमारे फार्म पर। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे खेती से बहुत आमदनी हो सकती है, बहुत ठाठ से आप जिंदगी जी सकते हैं। और खेती एक मजबूरी का काम नहीं है, खेती आप शौक से एज ए इन्वेस्टमेंट और उससे रिटर्न पाने के लिए आप खेती कर सकते हैं। आज हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम एज ए यूथ या एज अ फार्मर हम इन्वेस्ट करने के लिए नहीं तैयार हैं। वही पुराने टेक्निक, वही पुराने तौर तरीके, वही पुराना रवैया, और उससे हम चाहते हैं कि हमको रिटर्न मिले। तो मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले 30 साल का कि जब तक किसान 50% सीरियल फार्मिंग, अनाज का खेती छोड़ के हॉर्टिकल्चर की तरफ नहीं आएगा, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। और ये बदलाव ऑलरेडी अगर ऑल इंडिया बेसिस पर आप देखेंगे तो ये बदलाव शुरू हो चुका है। जैसे मैं अगर आपको अपना उदाहरण दूं, मैं अपने खेती का जो टोटल रकबा है उसका 25% हम ऑलरेडी फ्रूट ट्रीज लगा चुके हैं, और मेरा गोल है कि अगले 4 साल में 100% हम हॉर्टिकल्चर की तरफ जाएं। यहाँ हॉर्टिकल्चर से मेरा नॉट ओनली सब्जी से वास्ता है बट फ्रूट, क्योंकि सब्जी में काफी गलत है मार्केट में। और अगर हम नीश मार्केट को पकड़े, एक ऐसा प्रोडक्ट पकड़िए जिसके क्वालिटी पर आपको रिटर्न आए। जैसे हम लीची का उत्पादन करते हैं और दिल्ली में हम होम डिलीवरी देते हैं विद इन 24 आवर्स, और जो लीची हमको अपने गांव में 30 रुपए केजी बिकता है, 40 रुपए केजी बिकता है, उसका हमको पटना एयरपोर्ट पे 140 रुपए केजी मिलता है, और वही लीची दिल्ली में जाके 300 रुपए बिकता है। लेकिन ऑब्वियसली हर एक आदमी अपना शेयर लेगा प्रॉफिट का। मैं इसे ये बताना चाह रहा हूँ कि खेती एक घाटे का सौदा नहीं है। और आज हमने अपने एक 40 बीघा के प्लॉट में कंप्लीटली ऑटोमेटेड इरिगेशन और फर्टिगेशन सिस्टम लगाया है। मतलब एक अकेला आदमी हम जाते हैं खेत पर,
और 40 बीघे में खाद और पानी दे के घर चले आते हैं। और मेरा टारगेट है, प्रोजेक्शन है कि 5 इयर्स के अंदर इस 40 एकड़ फार्म से हमको 1 करोड़ रिटर्न आना है। इसी तरह अगर आप मात्र आधे एकड़ पर जाइए, सिर्फ 1 एकड़ पर जाइए, जैसे पॉली हाउस लगा के अगर सब्जी का खेती हम करते हैं, तो अभी मेरे पास एक ट्रायल में लगा हुआ है मात्र 3 कट्ठे का पॉली हाउस। उस 3 कट्ठे का कैपेसिटी है आपको 2 लाख रुपए एनुअल देने का। तो क्वेश्चन है कि क्या आप अभी ट्रेडिशनल खेती करेंगे और सोचते रहेंगे अपने भाग को, सरकार को, अपने आप को, या लगाम अपने हाथ में पकड़ के अपने पैरों पे खड़ा होके आपको नए नए रास्ते, नए नए आयाम खोजने हैं। रास्ते हैं, इनकम है, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारा जो तरीका है खेती करने का, लगभग पिछले साल 1100 फार्मर ऑल ओवर इंडिया से आए थे हमारे फार्म पर, और वो देख के जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव में ही कम से कम 15 लोग इस टेक्निक को अपना रहे हैं, और इसमें अपना कोई 10 कट्ठा में कर रहा है, कोई 1 बीघा में कर रहा है, कोई 1.5 बीघा में कर रहा है, लेकिन लोग अब हिम्मत करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर माइक्रो इरिगेशन हम लें, 90% सब्सिडी है गवर्नमेंट का। अगर हम पॉली हाउस में 50% सब्सिडी है गवर्नमेंट का, तो सरकार अपनी तरफ से हेल्प कर रही है। लेकिन हम एज अ किसान अगर सब्सिडी को ही इनकम मान बैठेंगे तो हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। सब्सिडी गवर्नमेंट हमको दे रही है प्लेटफॉर्म के रूप में, एक प्रोत्साहन के रूप में, उस पर से हमको बिल्ड करना है, उस पर से हमको नया रास्ता खोजना है। अब हमारा लीची इलाहाबाद कैनिंग सेंटर को जाता है, इलाहाबाद में बिरला की कंपनी है। हमारा लीची 24 आवर्स होम डिलीवरी है दिल्ली। हमारा लीची इस बार इस कोविड के समय में 12 टन लीची हम हैदराबाद, पूना, बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली भेजे। तो ऐसा नहीं है। और मैं एक बार फिर, अगर यूथ हैं इस प्रोग्राम में शामिल, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप हर एक चीज के लिए अगर सरकार की तरफ देखेंगे, आप कभी तरक्की नहीं करेंगे। आपको अपने पैर पे खड़ा होना है, और रास्ता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है। अगर हमारे लीची को लेके बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हमारे फार्म पर आकर लीची का शेल्फ लाइफ बढ़ाने का एक्सपेरिमेंट कर सकती है, तो मैं मानता हूं कि जरूर हम कुछ उस तरह का काम कर रहे हैं कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर कुर्ग से एक कॉफी प्लांटेशन का फार्मर मेरे फार्म पर आ सकता है, साउथ अफ्रीका से एक फैमिली आ सकती है देखने के लिए कि लीची का प्रूनिंग कैसे हो, तो उसका मतलब है कि जरूर कुछ हम लोग कर रहे हैं यहाँ अच्छा कि इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए और रिजल्ट मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन सुधांशु जी सर, आप एक व्यक्ति के ऐसा करने से जब इतना कुछ प्रभावित हो सकता है, तो सरकार इस दिशा में क्या पहल कर रही है? जब आपके इतना करने से इतनी जागरूकता आ रही है, इतने लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो सरकार इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही कि युवाओं का आकर्षण कृषि बने? आज तो मैं देखता हूं कि युवा मजदूर भी खेतों से अलग होते जा रहे हैं। ठेला चला लेना उनकी प्राथमिकता होती है, लेकिन खेत में कुदाल चलाना उनकी प्राथमिकता नहीं होती। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए? जागरूकता कैसी होनी चाहिए? जब एक व्यक्ति, सुधांशु जैसा व्यक्ति इतने लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो सरकार ऐसे मुहिम क्यों नहीं चलाती? आप सरकार से कुछ नहीं मांग सकते, लेकिन जागरूकता तो सरकार के बदौलत ही हम कर सकते हैं। जैसे कि सरकार के जितने आत्मा वाले प्रोग्राम्स हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो फार्मर को भेजना, मतलब जिससे कि लोग आए, देखें, उत्साहित हों और उस टेक्निक को फॉलो करें। तो पिछले साल में ये 1100 में से लगभग 700 किसान सरकार के ही भेजे हुए थे हमारे फार्म पर। जैसे RIU हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एवरी ईयर 1 डे फार्म विजिट पर हमारे यहाँ आना है। रिसर्च स्टूडेंट्स जो है वो हमारे यहाँ आते हैं माइक्रो इरिगेशन और ये सब पर रिसर्च करने और स्टडी करने, प्रैक्टिकली कोई चीज को फील्ड में देखने। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि लोग आ नहीं रहे देखने के लिए, और धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भी आते हैं वो फॉलो करते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने राज्य में और अगल बगल के राज्य में 10-15 आदमी का नाम ले सकता हूँ जिन्होंने यहाँ आके देख के ऑटोमेशन शुरू किया, माइक्रो इरिगेशन शुरू किया। हमारे गांव में 3 लोग हैं जो केला की खेती शुरू किए हैं, और एक बीघा केला से, बीघा हमारे यहाँ 38,050 स्क्वायर फीट का है,
सब जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। 1 बीघा केला से आप ग्रॉस 3 लाख रुपया सेल करते हैं, 1 लाख रुपीज एक्सपेंस है बीघा में, और 2 लाख रुपया रिटर्न है 1 बीघा से। और हम अपने यहाँ 20 बीघा में केला लगा रहे हैं। 3 और किसान है जो 1 बीघा, कोई 10 कट्ठा, कोई 15 कट्ठा, ये अब धीरे धीरे लोग शुरू कर रहे हैं। और सबसे अच्छा प्रचार है कि क्या आप सक्सेसफुल हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उससे अगल बगल के किसान देख रहे, कह रहे हैं इनको बहुत आमदनी हो रहा है, तो सबसे अच्छा प्रचार, सबसे अच्छी बात दूसरे को आकर्षित करने के लिए, अगर इनकम दिखने लगे कोई भी चीज में, लोग तुरंत उसको फॉलो करते हैं और लोग फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। हाँ, व्यापक रूप से नहीं कर रहे हैं, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। लास्ट ईयर नीतीश जी मार्च में आए थे हमारे फार्म पर इनॉग्रेट करने के लिए ऑटोमेशन सिस्टम, तो हम तो समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है इस बात पर, एग्जाम्पल्स देखने आ रही है, और इस चीज को हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, चाहे प्रधान सचिव है, ये इस चीज को अहमियत देती है और ढेर सारा किसान को भेज रहे हैं कि आप नहीं जाके देख के आइए, सीख के आइए, और अपने खेत में जिस आयाम में आपको करना हो, जिस लेवल में करना हो आप कीजिए। और मैं एज अ किसान, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है अगर मेरे फार्म पर कोई किसान आए और कोई भी टेक्नोलॉजी, मेरे यहाँ एब्सोल्यूट कंप्लीटली ये मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जिससे खेती हो सकती है, हमारे यहाँ नहीं है। कोई किसान को बनाया सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ एक हम लैब दे रहे हैं कि कुछ भी आपको करना है पहले यहाँ आइए, देखिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, और बाकी गाइड करने के लिए हम 24 घंटा तैयार हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके जैसे हजारों सैकड़ों किसान बिहार में हो, ताकि बिहार की खेती समृद्ध हो सके। और केंद्र की सरकार भी चाह रही है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुनी हो जाए। इस दिशा में कहां तक काम हुए हैं, क्या रोशनी आ रही है? मैं मनोज मोल्दियार जी से जानना चाहता हूं, उस पार्टी से जुड़े हुए भी आप हैं। बिहार में क्या आपको दिख रहा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुनी हो जाएगी? मनोज जी। हो जाए, ऐसी हमारी भी कामना है। और सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुधांशु जी को जी। लेकिन जिस बात को सुधांशु जी ने कहा है उसको समझने की जरूरत है। मैंने कहा था कि जिस तरह का मैन पावर एग्रीकल्चर में सब सामान्य तौर पर आता है, आप निश्चित रूप से अलग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, मतलब आपका बौद्धिक स्तर उन बाकियों से या पारंपरिक जो किसान खेती करते हैं उनसे अलग है। दूसरी जो आप सबसे बड़ी बात बोले कि आपके पास एक लिवरेज था कि आपके पास 40 बीघा का एक प्लॉट है। सर, मेरा तो 10 बीघा का खेत है ना, 10 बीघा का खेती है, वो 15 टुकड़ी में है सर। और आपने क्या किया, आपने लालू प्रसाद यादव ने चकबंदी डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया। किताब की बात करना, आप एक लाइट हाउस हो सकते हैं, मेरी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन मेरे साथ मैंने क्या कहा कि मेरी समस्या क्या है यह भी हमको समझ में नहीं आता। आप बता रहे हैं आप मुख्यमंत्री को ले आए अपने फार्म में। सर, मेरी स्थिति है कि केवीके जो होता है वहाँ अधिकारी फोन नहीं उठाता, वो नहीं मिलता। मेरी मदद के लिए उसको सरकार 1.5 लाख रुपया देती है, उसके यहाँ लैब होता है, वो मिलता नहीं है, वो बात नहीं करता है, और हमको फुर्सत नहीं है। हम 2 बार चारा काटते हैं खेत में सर, एक बार खेत में काटते हैं, आप फिर आके अपना फार्म पर काटेंगे तब उसको खिलाएंगे। मेरे पास समय कहाँ है सर? आप तो क्या कर दे रहे हैं, बताए तो कि अगर मुंह खोलने पर आएंगे तो ये आलोचना होगा। आप हमको ये बताइए कि आपने एक कृषि रोड मैप बनाया, आप हमको ये समझाइए कि उसमें क्या हुआ। आप हमको ये बताइए, नरेंद्र मोदी तो बोल देते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपया हम पूरे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए दे रहे हैं। उसमें मेरा हिस्सा हम जब देखते हैं तो 1.65 लाख करोड़ रुपया होता है नीरज जी। लेकिन उस 1,65,000 करोड़ रुपया में हमको क्या मिलेगा
वो कैसे मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, वो कब मिलेगा, ये समझ में आता है क्या? आपके जैसे जो पढ़े लिखे किसान है वो तो नेट पर देख के, इधर उधर देख के, कुछ करके उसको खोज लीजिएगा किसमें कितना सब्सिडी है, आपको मालूम है। मैं ऐसे जानता हूँ नीरज जी, मोकामा का उदाहरण बताता हूँ, 10-20 किसान को पैरवी करा के लोग दे दिया वो गाय वाला गव्य विकास वाला लोन, और वो लोन दे के और उसको कर्जा के दलदल में फंसा दिया गया। वो लंबी कहानी है, मैं बताऊंगा बाद में कभी। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का जो भी स्कीम चल रहा है क्या उसका एक फॉलो अप होता है? आपको कि जितना भी तरह का सरकार का स्कीम है, केसीसी था, महत्वाकांक्षी योजना था, कितने किसान को मिला है? आपके यहाँ इंश्योरेंस होता, मैं अपने यहाँ का बताता हूँ, मैं दाल का उत्पादक हूँ, पल्स प्रोड्यूसर हूँ, और मेरे यहाँ इंश्योरेंस किसका होता है जानते हैं? मक्का का, धान का। अच्छा, अभी बीज जाएगा तो धान का आएगा। अरे सरकार के पास जब डेटा बेस ही नहीं तो योजना कपार बनाएगा नीरज जी। जब उसके पास ही डेटा ही नहीं है कि मेरे पास कितना किसान है और कितना किसान किस चीज का खेती करता है, तो बाकी बात कहाँ से आप कर रहे हैं? आपके पास चकबंदी ही नहीं है, एक खेत ही नहीं है, तो कहाँ कहाँ आप पॉली हाउस लगाएंगे सर? बिहार के परिस्थिति में हम अपना बात छनकर आई, चर्चा का उद्देश्य यही था कि बात छनकर आए, कठिनाई समस्या निकल कर आए। तो बिहार में चकबंदी की कमी है, अगर चकबंदी नहीं होता है तो हम अच्छी खेती नहीं कर पाएंगे। बिहार में 1 मिनट रोकते हैं आपको 1 मिनट रोकते हैं। चाहे दुनिया में कितना बड़ा भी कृषि वैज्ञानिक आके हमको समझा दे कि अब बिना चकबंदी किए हुए दुनिया में अगर खेती का कहीं विकास हुआ हो तो मैं मान लूंगा। जब तक एक खेत में किसान खेती नहीं करेगा, वो 90% आपके समस्या का समाधान है, उस और आप बात करना नहीं चाहते हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। और जब तक चकबंदी, क्या बोले सर, इनको भी यहाँ एहसास नहीं है, इनको नहीं पता था कि जो बाकी के लिए समस्या है वो चीज इनको सहज उपलब्ध था। इनके पास 40 बीघा का एक प्लॉट था, मेरे पास नहीं है सर। जब तक बाकी किसान के हाथ में भी एक, मतलब उसको क्या कहते हैं, वायबल साइज का प्लॉट नहीं आएगा, वो कैसे खेती करेगा सर? हम घर में सोते हैं, आम का पेड़ लगा दिए और रात में हमारे पहुंचने से पहले दूसरा आम वो अंदर में गिरता है, लेके चला जाता। क्या बात करते हैं? जब तक चकबंदी नहीं करता है बिहार में कृषि के बारे में अगर कोई बात होती है तो वो छलावा है नीरज। दूसरा चीज, ये सब्सिडी का अर्थव्यवस्था बंद होना चाहिए। सब्सिडी का जो लाभ होता है, 2 तरह के किसान है, बुरा मत मानेंगे, देखने वाले में बहुत सारे लोग होंगे। जो आपका पैसा आता है एग्रीकल्चर के नाम पर और वो किसान को नहीं मिलकर एग्रो इंडस्ट्री में चला जाता, क्या कोई किसान का बेटा एग्रो इंडस्ट्री का पैसा लेता है सर? पैकेजिंग के नाम पर पैसा आता है। कृषि का कौन ऐसा सेक्टर है जहां पैसा नहीं आता है? किसान को एसी गाड़ी के लिए भी पैसा मिलता है, वो अवेल कौन करता है? कितना सरकार दे रही है ये बात नहीं है, कितना किसान को मिल पाता है ये बड़ी बात है। आप रसीद तो काट नहीं पाते हो, क्या बात करते हो? कई आपका ब्लॉक है जहाँ की आपका किसान को अप टू डेट रसीद नहीं कटता है। अभी आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऑनलाइन की बात मैंने उठाई थी किसान मोर्चा के कार्य समिति में ना नीरज जी, चकबंदी की बात मैंने उठाई है। आज प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं बीज से बाजार तक, वो मेरा लाइन है ना, वो मैंने पहली बार बोला है बीजेपी किसान मोर्चा के कार्य समिति में, आप तो गवाह है। तो नारा तो उठा लिया गया। बिहार में आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। बिहार में क्या है, जब तक एक किसान के पास एक खेत नहीं होगा, दूसरी बात तो बंद कर दीजिए। जो फिनांस का स्थिति है, बैंक आपको कितना फिनांस करता है? आप तो बोल देंगे सर कि एक पॉली हाउस लगा लीजिए। अरे पॉली हाउस कैसे लगा ले सर? कहाँ से हम पॉली हाउस लगा ले? आप हमारा जो पहले गोबर इकट्ठा करके उसको खाद बनाते थे, वो तो आप बंद कर दिए। हमको सिखा दिए कि ले आओ 1 बोरिया यूरिया। 1 बोरिया यूरिया लाने के चक्कर में हम पड़ गए, उसको साइकिल पर लादे खेत में गिराए।
आज उसके नाम पर सब्सिडी दे रहे हो वर्मी कंपोस्ट के लिए। आपको पता है नीरज जी, पूरे गंगेटिक बेल्ट को बना दिया गया है कि ये आपको वर्मी कंपोस्ट पर खेती होगा, इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये तो जानकारी है। लेकिन आप सिक्किम को देखिए, पूरा स्टेट हो गया, यहाँ क्या तैयारी है, किस किसान को मिला है वर्मी का आती। बोलना आसान है और करने के लिए हम कैसे माने, जब आप ABCD नहीं पढ़े हैं। हम तो अगर जब बिहार सरकार और बिहार का किसान भी जब तक इस अभियान को नहीं लेगा कि ये चकबंदी के लिए वो नहीं जाएगा, उसके लिए आगे नहीं होगा, चकबंदी होगा तब ना हम जाएंगे सुधांशु सर के पास कि सर आप 40 बीघा में लगाए, हम 4 बीघा में लगाना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप बांटे, जोन ही नहीं बांटे हैं, जोन ही नहीं बांटे हैं। दूसरा चीज जो उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि पैसा यूथ को तुरंत चाहिए। अरे पैसा केवल यूथ को नहीं चाहिए, पैसा तो कई तरह से आता है। अब आप देख लीजिए, एक दुकानदार है, शाम के उसके गले में पैसा आ जाएगा नीरज जी। अगर हम नौकरी करते हैं तो महीना में आ जाएगा पैसा। किसान के पास पैसा कब आता है? वो अनिश्चित है, वो तो अलग बात है, कितना आएगा ये तो छोड़ दीजिए। लेकिन हम जो आज बीज डाले हैं वो पैसा में कितने दिन में बदलेगा, कोई हमको बता दे तो। और जिस समय बदलेगा, जिस समय बीज ले रहे हैं, खेती शुरू कर रहे हैं, उस समय क्या रेट होता है और उस समय क्या होगा, हम एसेस तो नहीं कर पाते हैं। मेरा उपज अनिश्चित है, उसका भाव उपस्थित आती है अनिश्चित है, तो हम योजना कैसे अनिश्चितता के माहौल में बिहार का किसान काम करता है। इसको पहले मनोज जी किसानों की एक समस्या है जो सर्वस्पर्शी है। मैं मानता हूं कि सुधांशु जी के पास बड़े प्लॉट हैं तो वो अच्छी खेती करते हैं, चकबंदी नहीं होने के कारण और किसानों के खेत टुकड़ों टुकड़े में बटे हुए हैं। लेकिन एक ऐसी समस्या जो सर्वस्पर्शी समस्या है वो सुधांशु जी को भी स्पर्श करता होगा, वह है बाजार की समस्या, मंडी की समस्या। आप तो अधिक उत्पादन कर लेते होंगे, अच्छा उत्पादन कर लेते होंगे, लेकिन बाजार तो बिहार में वही बाजार है जो मनोज जी के लिए है और किसान के लिए है, वही बाजार सुधांशु जी के लिए है। बाजार को किस रूप में सुधांशु सर देखते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। एक सेकंड सर, हम बीच में रोकेंगे। एक दर्शक का प्रश्न है, घोसबरी ब्लॉक है, एक घोसबरी प्रखंड के किसान है संजीव कुमार, वो लिख रहे हैं किसानों का समस्या है कि रसीद भी नहीं, किसान को सरकार के योजना का फायदा कैसे मिले। अभी हम इस विषय को उठाए नहीं, ये बात ये चर्चा में आ गई, आपने इसकी चर्चा भी की है, सरकार इस पर संज्ञान जरूर लेगी। तो मैं सुधांशु सर से जानना चाहता हूँ, बाजार को, किसानों के बाजार को आप किस रूप में देखते हैं सर? इस माध्यम से मैं एक सेकंड आपका समय ज्यादा लूंगा। ये बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि बिना रसीद कटे हुए आप सर यूरिया का पैकेट हो या बीज का पैकेट हो आप ले नहीं सकते, और वो चुनौती देती है वहाँ की सीओ। इस माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं, मेरे गांव से मंत्री है, ताकतवर सांसद है, और चुनौती देती है कि मेरा बदली करा दो, और कोई उसका बदली नहीं करवाता है और किसान का रसीद नहीं कटता है। क्या बात करते हैं? इस समस्या को ये बात आ गई मनोज जी, तो ये चर्चा में ये बात आ गई है। मैं बाजार को किस रूप में सर देखते हैं, कृषि बाजार को सुधांशु सर किस रूप में आप देखते हैं? मेरा मानना है, अगर सिर्फ हम समस्या खोजेंगे तो समस्या हमें भरमार मिलेगी। जी हाँ, लेकिन हमें आगे बढ़ के कुछ तो उपाय, कुछ तो रिजल्ट निकालना होगा, और नहीं तो एक एक चीज में समस्या है। मेरा मानना है कि कुछ समय के लिए सिर्फ समस्या देखने के बजाय अगर हम एक हर एक अपने प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन अगर ढूंढे, जिस पैमाना पर भी, मेरा मानना है कि समय आ गया है कि हमको अपना सोल्यूशन खुद ढूंढना है, क्योंकि पिछले 60-70 साल से तो कुछ हुआ नहीं। जो मनोज की प्रॉब्लम कर रहे हैं ये तो कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है। चकबंदी का प्रॉब्लम हमको लगता है 40 साल हो गया है इस बात को, या शायद उससे भी ज्यादा। बट मेरा मानना है, जैसे आप बाजार की बात कर रहे हैं, तो हम लोग आउटों पे जाके वेयर हाउस रिसीव सिस्टम स्टार्ट किए हैं अपने गांव में, जहां एक किसान
एक बोरा अनाज भी आके रख सकता है। उसको 10 रुपया क्विंटल प्रति माह उसको किराया लगता है। ये वेयर हाउस कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है। ये फैसिलिटेट हम लोगों ने किया कंपनी को, अर्गोस कंपनी करके है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में दरभंगा में है, मधुबनी में है। और ये कंपनी पिछले 3 साल में अब 40,000 टन का टर्नओवर है, गेहूं और मक्का का और धान का स्टोरेज। और इसके चलते हमारे गांव में जैसे हम क्या किए, गेहूं उसी के पास रखे, रेट अच्छा मिला, सेल ऑफ कर दिए, सारा मैसेज और ऑनलाइन हो रहा है। इनफैक्ट वो अपने वेयर हाउस पर एक टिकर भी लगा रहे हैं जो कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ा होगा, सो दैट कि आपको आज का प्राइस मालूम हो। तो सवाल है, क्या हम लीक से हटकर अपने गांव के, अपने इलाका के लिए कुछ नया कर सकते हैं कि नहीं? 2200 टन का गोडाउन है हमारे गांव में। टोटल किसान अपना अनाज, किसी के पास अगर 5 बोरी अनाज है या 1 बोरी अनाज है, ये 1000 क्विंटल अनाज है, वो आके वेयर हाउस में रखता है। और जब इस वेयर हाउस बैंक से लिंक है, इस पर 70% एडवांस मिलता है, तो किसान को डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करना पड़ता है। वो अपने मन के मुताबिक सेल ऑफ करता है, तब तक उसको बैंक से एडवांस मिलता है। वो अपने जो जरूरत की चीजें हैं, जो इमरजेंसी है, उसको उससे उसका पूर्ति होता है। और ना उसको अपने घर में अनाज, और 10 रुपए प्रति क्विंटल प्रति माह बहुत सस्ता है। आप अपने घर में अनाज रख के देखे होंगे कितनी बर्बादी होती है। हम लोग तो अपने खाने का गेहूं और जानवर का जो मक्का है जो रखते हैं, वो भी उसी के पास रखते हैं 10 रुपए क्विंटल भाड़ा देके, क्योंकि वो 12 महीना बाद भी लगता है जैसे आज हार्वेस्टिंग करके आया। तो ये चीज हम लोग कंपनी को बुला के, जगह दे के, और ये अपने गांव में बनवाए हैं। और इससे हम अंदाज करते हैं कि कम से कम 9 पंचायत, 10 पंचायत को इससे फायदा हो रहा है। और इसके साथ अच्छा, तो उन किसानों को एमएसपी मिल पाता है? नो, एमएसपी हमको नहीं मिलता, बिहार में किसी को मिलता है। एमएसपी इज अ ड्रीम। मैं यही बात जानना चाह रहा था सर। ये समस्या सर्वस्पर्शी है, सभी किसानों के साथ है, चाहे वो जितने बेहतर किसान हो, लेकिन बिहार के किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक बिहार के किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा, हम किसान एक साथ जुट होकर एमएसपी पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे, तब तक हम किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला। क्या हम लोग इस चीज पर आए कि एमएसपी क्यों नहीं मिलता है? हरियाणा देता है, पंजाब देता है, आंध्र देता है, तेलंगाना देता है, ये 4, महाराष्ट्र को हद तक देता है, गुजरात देता है। एमएसपी डिक्लेयर होने से बिहारी किसान को क्या फर्क पड़ रहा है? जब कोई माल उठाएगा नहीं तो व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी तो जस्ट एक थ्योरी है। आंध्रा में तो मक्का भी एमएसपी पे उठाया जाता है, बिहार में सिर्फ धान एमएसपी पे उठाया जाता है। और वो भी हमको लगता है जो एक्चुअल किसान है वो तो 900-1100 में ही बेच रहा है, और बीच वाले लोग हैं उनको 1600, 1700, 1800 मिल रहा है। तो एमएसपी ऐसा चीज है जिसको पॉलिटिकल जो एंटिटी अभी है स्टेट में, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए मिशन मोड में, युद्ध स्तर पर हर एक पंचायत में गोडाउन बनाने होंगे, क्योंकि अनाज रखने का जगह नहीं। तो मिशन मोड में एक पंचायत को फंड मिलना चाहिए कि आप अपने पंचायत में इतना बेसिक टनेज का, जो कि पैक्स का वन ऑफ द मैंडेट था, और बहुत सारे पैक्स ने 200 टन का गोडाउन बनाया भी है, लेकिन वो खाली पड़ा है। उसको फेयर प्राइस शॉप और एमएसपी के का जो थ्योरी है उसमें इसको जोड़ा नहीं गया है। तो ये तो एक चीज है, जो पॉलिटिकल विल अगर हो तो इस चीज को पूरा करने से किसान को इसका फायदा मिल सकता है। मनोज जी, सुधांशु सर ने स्वीकार किया है कि बिहार के किसानों को एमएसपी नहीं मिलता है। जब तक बिहार के किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा, हम आर्थिक रूप से सबल नहीं हो पाएंगे, हम लुटते रहेंगे, हम बर्बाद होते रहेंगे। हम कुछ योजना के बारे में आपको जानकारी दें कि फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत अच्छी पहल थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की, जिसे बिहार सरकार ने बंद कर दिया। आज पूरे देश में यह योजना चल रही है, बिहार में यह योजना नहीं चल रही है। क्यों?
ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार हो रहा है? जो योजना केंद्र की सबसे अच्छी योजना है, उस योजना से वंचित क्यों कर रही है बिहार सरकार किसानों को? ये प्रश्न नीरज जी, बात केवल देखिए, हम शुरू में बोले, शायद आप मेरी बात को उस रूप में लिए नहीं। मैंने कहा कि बिहार में आप बहुत बोले, मैं प्रश्नवार उत्तर चाहता हूं सर, मैं प्रश्नवार उत्तर चाहता हूं। मैं प्रश्नवार ही उत्तर देता हूं। जो आपका पिन पॉइंटेड सवाल है मैं उसका ही जवाब देता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में सर कहीं ना कहीं मुकम्मल समाधान की भी बात है, और वो स्टेप बाय स्टेप होगा। मेरी बात को समझिए, आप इस चीज को समझिए कि एक हम डिजाइन, पॉलिटिकल डिजाइन के अंदर काम करते हैं। हम किसान तो हुए नहीं सर, हम भूमिहार हो गए, हम जादव हो गए, हम कुर्मी हो गए, हम अलग अलग जाति वर्ग में हमको बांट दिया गया। हमको किसान रहने कहाँ दिया गया? क्या सरकार किसान बोलती है? क्योंकि किसान जब आप बोलेंगे तो साझा हित वाले एक बहुत बड़ा समूह वर्ग खड़ा होगा। वैसा है क्या? वैसा नहीं है। आप कहाँ से, आप बहुत सुंदर बोला सुधांशु जी ने कि आप खुद अपना मदद कीजिए। तो ठीक है, हम खुद अपना मदद कर लें तो ब्लॉक में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर से लेके और जो आपका वहाँ ICAR में जो DG बैठता है, तो सबको फिर वेतन देने का क्या जरूरत है सर? उसको तो बंद करवा दीजिए और वही पैसा हम लोग को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। ऐसे करके बात नहीं होगा। देखिए क्या किया गया है कि आपको एक डिजाइन के अंदर बांट दिया गया। पहले आप किसान बनिए, अभी आप कोऑपरेटिव देख लीजिए। कोऑपरेटिव मूवमेंट के बिना खेती होगा क्या सर? एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो बिना सहयोग के नहीं चलेगा। पुराने जमाने में हमारे बाप बाबा के दलान में बैठक होती थी, जहाँ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता था। आपकी बात को भी हम नहीं केवल एक्सचेंज करते थे, रिसोर्सेज भी एक्सचेंज होता था। आज आप वही काम कर रहे हैं। कृषि यंत्र के लिए बना रहे हैं ना, एक कृषि यंत्र का बैंक बनाने का योजना है ना, लेकिन आपका सारा का सारा योजना फ्रूटाइल होता है, क्योंकि आपने जमीनी हकीकत को देखा ही नहीं। वो फिर कोई ना कोई बिजनेसमैन होगा, कोई ठेकेदार होगा जो 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपया लगाएगा, वही ना कृषि यंत्र का बैंक बनाएगा सर। अभी आपने कहा वेयर हाउस बनाने की बात, कौन किसान वेयर हाउस करेगा? उसके पास तो रहने के लिए जमीन में। अब बेसिक उसके जब तक जो उसका स्थिति है किसान का, मैक्सिमम किसान का जो स्थिति है उसके मैच का नहीं सर। अभी आप जो देते हैं 6 लाख रुपया देते हैं सब्सिडी वेयर हाउस बनाने के लिए, उसका स्थिति देखिए, पूछ लीजिए किसको मिला है, कितने को मिला। थोड़ा सा आप अपने योजना को फॉलो अप तो कीजिए। MSP क्यों नहीं मिलेगा बिहार में? क्यों नहीं बिहार में MSP मिलेगा? क्योंकि वो जानता है कि किसान नहीं बिहार क्या, बिहार जब दुनिया के अंदर मिल सकता तो यहाँ क्यों नहीं मिलता? यहाँ इसलिए नहीं मिलता है कि हम कार्यकर्ता के रूप में किसी न किसी नेता का चमचागिरी करते हैं, और वो इतना बेदिमाग आदमी वहां बैठा हुआ है कि उसको ये सब चीज कुछ नहीं बुझाता है। उसको आदमी में वोट दिखता है। इससे निकलिए, अपनी बात को कहने का मादा बनाइए। आप अपने सरोकार की बात कीजिए, आप अपने जरूरत की बात कीजिए, किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद मत कीजिए। क्यों नहीं हमको मिलेगा? हम रोक देंगे सारा अनाज, हम रोक देंगे। 30 रुपया सर, आप तो सरकार का एक घोषणा है, मेरी बात सुनिए, सरकार का एक घोषणा है कि जो आपको लागत लगता है उसका हम 1.5 गुना देंगे। कहाँ लागत का अध्ययन होता है? नीरज जी गवाह है। हम लोग जयपुर के अंदर किसान गेहूं का लागत मूल्य का निकाले थे ना सर, बिल्कुल। पटना के अंदर धान का निकाले थे ना। अभी आप दूध का निकाल लीजिए। मुझको पता है कि 1 लीटर दूध उत्पादन, मैं डेयरी चलाता हूँ, 1 लीटर दूध उत्पादन करने में एक किसान को 30 रुपया लगता है सर, और डेयरी वाला कितना में खरीदता जानते हैं? 28 रुपया और 29 रुपया में। क्यों नहीं आप ऐसे करते? आप किसान के साथ बैठते कहाँ? एक दिन बैठ गए उससे काम चल जाएगा क्या? आपका जो KVK किसान चौपाल क्यों नहीं लगाता है? प्रधानमंत्री तो एक तरफा अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, केवल उनके कोशिश करने से तो नहीं होगा। आप बाजार का आपको लिवरेज मिल गया, तब में आप एयरपोर्ट की बात करने लगे और दिल्ली में बेचने की बात करने लगे। हम कहाँ ले जाके बेचें अपना अनाज?
उसके लिए बाजार क्या, आपने पूरे पूरे बिहार में बाजार को बंद कर दिया। मैंने एक बार सरकार में बात उठाई थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे मोदी जी के सामने। अब उन्होंने क्या कहा वो हम यहाँ बोल भी नहीं सकते। मैंने कहा आप कोई व्यवस्था तो कीजिएगा, कोई बाजार अभी आप बताएं। मैं जानता हूँ पुराने बाजार समिति में ये नियम, वेयर हाउस में किसान अनाज रखे। मेरे यहाँ मोकामा मार्केट देखिए, पूरे पूरे बिहार में बिल्डिंग बना हुआ है, वो अनयूज्ड है। क्यों नहीं बाजार की बात होती है? क्यों नहीं बाकी जगह जो बाजार का नियम है, कृषि उत्पादन के लिए जो बाजार बनाया गया, आप तो गए थे नीरज जी, गुजरात गए थे, वहां तो एक एक फसल के लिए एक एक शहर में बाजार है, एक एक फसल के लिए बाजार है। आपको मंदसौर वाला बताया, तो वो चीजें हैं, क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए नहीं हो सकती है कि जो लगातार में सर जो एनिमल हॉस्टल भी देखा, वडोदरा में एनिमल हॉस्टल खुले हुए थे। नहीं, गुजरात से हम ज्यादा मेहनती है। मैं आपको लिख के दूंगा कि बिहार के किसान जितने मेहनत करते हैं, जितना विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं। मेरे यहाँ 14 किलोमीटर दूर मेरा खेत है और वो 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरा में छितराया हुआ। हम तो जाड़ा गर्मी बरसात उसमें खेती करके दाल उत्पादन करते हैं। और खुद ये कहना आसान है सुधांशु जी, हम कर नहीं सकते, हम कर नहीं पाएंगे। आप 60,000 करोड़ रुपया उद्योग का माफ करेंगे और मेरा नहीं करेंगे, आप हमको मत माफ कीजिए। लेकिन हम जब जाए तो हमको समय से मिल तो जाए, केसीसी मिल तो जाए। मेरा फसल का अगर नुकसान होता, आपको बता दें मोकामा में किसी किसान को इस बार जो फसल क्षति हुआ उसमें एक नया पैसा नहीं मिला। कारण जानते हैं? किसी एक आदमी ने आवेदन किया कि इसको कंपनसेशन का जो असेसमेंट होगा उसमें धांधली हो रहा है, भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार का हवाला बना के उसने किसी को एक नया पैसा नहीं दिया। अरे तुम्हारे सिस्टम, तुम तो डूब के मर जाओ, तो राजनीति करते। किसी किसान को एक नया पैसा कंपनसेशन नहीं दिया। सरकार, भारत सरकार ने क्या तय किया है कि 50% नहीं, अब 30%, 33% भी नुकसान होगा तो उसको पूरा मुआवजा देंगे। एक तो मेरा जो फसल जिसका हम खेती करते हैं उसको उसमें डालते नहीं हो, क्या करेगा किसान? पहला काम है सर, इसको ध्यान से सुने और पूरा बिहार सुने इसको, जब तक आप लोग चकबंदी के लिए आगे नहीं आइएगा, जो रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव बनाइए, छोटा छोटा। आज भी पैक्स के अंदर वही पुराने शरारती लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, कहां से उसमें विकास होगा? पैक्स का हालत आप क्या कर दिए? उसको बोरी नहीं मिलता, उसको पैसा नहीं मिलता, वो अनाज क्या कपार खरीदेगा? झूठ मूठ का ढोंग क्यों करते हैं? बंद करिए ये सब तमाशा। सबसे पहला काम है चकबंदी करे सरकार, और युद्ध स्तर पर करे। अगर खेती में विकास चाहता है तो किसानों का कोऑपरेटिव बनाने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन 1500 रुपया कर दिए। 1500 रुपया देके, एक तो बिहार का एक नेचर होता है, यहाँ 4 आदमी 5 आदमी मिलकर कुछ करते नहीं नीरज जी, आप तो ये जानते हैं। बिहारी का एक स्वभाव है, वो अपने आप में मस्त रहता है। एक यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाने की बात थी, और कोऑपरेटिव मूवमेंट पर क्या बिस्कोमान बन गए, लैंड मॉर्गेज बन गए। अरे समझिए इस सब चीज को, क्यों फेलियर हो गया ये सारी संस्था? लैंड मॉर्गेज बैंक क्यों फेल हो गए? यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ नहीं चला। यहाँ भूमि में क्या होता है, जो लैंड रिफॉर्म होता है, आपके यहाँ हुआ है क्या? बिहार में आजादी के 70 साल बाद भी लैंड रिफॉर्म हुआ है क्या? नहीं। दूसरा, हम लोग का सामाजिक परिवेश क्या है? हम एक बाप है, हमको 3 बेटा है, तो जितना खेत है सब में 3 टुकड़ा करेंगे। बंटवारा तो ऐसे ही कर रहे हैं, एक किसान एक बेटा को एक खेत। हम तो सामाजिक परिवेश भी वही है, राजनीतिक स्थिति भी वही है, आर्थिक क्या है हालात सो भी जान रहे हैं। और जो उसका बौद्धिक बताए, आपका धन्यवाद है सुधांशु जी। और मैं फिर कहता हूं कि आप बिहार के किसानों के लिए एक लाइट हाउस हो सकते हैं, उसको रास्ता दिखाने वाले हो सकते हैं। लेकिन केवल ये जब तक और लोग फॉलो नहीं करे, ये काम तो केवीके का था। हर केवीके अगर अपने यहाँ एक टास्क फोर्स बनावे कि एक नीरज नयन को, एक मनोज मुल्दियार को, या एक सुधांशु को, उसको जो चाहता है हम खड़ा करके दे,
मिक्स तय करना पड़ेगा ना। आपने जो बोला, हम क्या चीज का, आप तो बाजार में बहुत सारा चीज टांग दिए हैं कि बर्मी भी करो, मशरूम का भी खेती करो, पॉली हाउस भी बनाओ, बागान भी लगाओ, उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। आप मिट्टी जांच का क्या स्थिति है? मेरा देखिए सीधा सीधा कहना है कि जो सरकार घोषणा करती उस स्कीम को अगर उसके अधिकारी, उसके पदाधिकारी मिशन मोड में मिशनरी बन के जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, हम लाचार हैं। बिहार का किसान जब आप बोलते हैं तो आप समझिए कि दिमाग से तो हम पैदल है ही, हमको चलना भी नहीं आता। हाँ, कुछ लोग हैं जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है, उनको मैं देखता हूं कि वो सचिवालय दौड़ते हैं और सरकार के योजना को दिस दैट करके और उसमें छेद करके वो लाभ उठाते हैं। वो जरूरतमंद तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हर बात बेमानी है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर चलना है तो क्या करना पड़ेगा। मनोज जी, एक चर्चा में हम बहुत सारे प्रश्नों को नहीं ले सकते, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ और प्रश्न लेना चाहते हैं। हम चकमंदी की बात किए, हम फसल योजना की बात किए, हम मंडी की बात किए। एक विषय जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, भारत के पास जो बीज है और बाहर से जो बीज आ रहे हैं, हाइब्रिड बीज, हमें लगता है कि हमें बाहरी बीजों पर आश्रित होना पड़ रहा है। हम सुधांशु सर से जानना चाहते हैं क्या स्थिति है, हम हाइब्रिड पर, बाहर के बीजों पर क्यों आश्रित होते जा रहे हैं? उस तुलना में हमारे देशज बीज कहाँ हैं? क्या ऐसे ही खेती करते रहेंगे? तो सवाल है कि क्या हर एक पहलू पर हम एक प्रॉब्लम निकाल के और उसको बैठ के हाथ पर हाथ धरे रहें कि हम अपना रास्ता बना के आगे बढ़े। जहां तक बीज का आप सवाल बोल रहे हैं, एक समय था जब हम मक्का भी काफी करते हैं, तो पूसा RU पूसा से तो शक्तिमान मक्का और भी एक दो वैरायटी मक्का, शक्तिमान 1, 2, 3 वगैरह सब आया था। तो हम आदतन जब भी मक्का करते हैं तो जो एक मेरा मूल बीज होता है जिससे सबसे ज्यादा हमको यील्ड मिला हो 3 इयर्स में, वो तो बल्क में करते ही हैं। और लगभग 10 वैरायटी ऑफ बीज हम साथ में लगाते हैं, हाफ एकड़ का, चाहे उसमें राव RU पूसा का बीज हो या हाइब्रिड बीज हो। और जो बीज सबसे अच्छा रिटर्न हमको देता है, नेक्स्ट ईयर उसको मल्टीप्लाई करके, मतलब बिना एक्सपेरिमेंट किए कोई भी आंख में बीज नहीं लगाते। कोई भी, चाहे खाद हो, स्प्रे हो, दवा हो, जब तक 1 साल कंपनी हमको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं, हम आगे उसको लेके नहीं बढ़ते। सवाल ये है कि हम एज अ किसान, हम तो टनेज चाहते हैं ना, हम तो ऐसा चीज करना चाहते हैं कि हम ये बीज करें जिससे हमको मैक्सिमम क्विंटल आए। तो हम तो मजबूरी में हैं, हम तो हाइब्रिड बीज चाहे इंडिया में बने या बाहर से आए, हमको तो आमदनी चाहिए उस बीज से। तो हम जो बेस्ट बीज अवेलेबल है उसको लेके हम प्लांट करते हैं। अब ये इत्तेफाक का बात है कि ये सारा बीज मल्टीनेशनल कंपनीज का है। तो अगर हम पूरे विश्व को एक गांव मानते हैं तो एक तो समय आएगा जब कोई भी मल्टीनेशनल या विदेशी कुछ चीज नहीं होगा। वो जो आपको बेस्ट जहां मिल रहा है उसको लेके अपना काम कीजिएगा। अगर प्योर हम किसान की आमदनी की बात कर रहे हैं, हम स्वदेशी मूवमेंट का बात नहीं कर रहे हैं, भारत में बनने का बात नहीं कर रहे हैं, वो सब पाइपलाइन में है, होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन क्या आज के डेट में अगर हमको एक बीज मिल रहा है, इस बार हमको मक्का का 95 मन बीघा उपज हुआ, और हमारे गांव में ये आम बात है। जो छोटे किसान हैं उनको 105 मन मक्का होता है बीघा में। ऐसा नहीं है कि लोग अच्छा उपज करके और अच्छा कमा नहीं रहे हैं। हम अपने गांव में, अपने इलाका में देखते हैं ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी कॉन्शियस हैं और नए बीज, नए तौर तरीके, नए माइक्रोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सब करके अच्छा उपज कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम 15-20 साल से देख लिए, और अगर इस इंतजार में रहेंगे कि ये नीति ठीक हो जाए, ये पॉलिसी ठीक हो जाए, वो पॉलिसी ठीक हो जाए, तो क्या हम इस सब के लिए, या तो हम सड़क पे उतर के आंदोलन करें कि भाई हमको ये चाहिए, नहीं हो रहा है, बिहार बंद, अब जो हो जाए, या हम जो मेरे पास सॉल्यूशंस हैं उस सॉल्यूशंस को लेके हम आगे बढ़े। ये चॉइस हमारे पास है, ये हमको चुनना है।
नहीं तो जी। हम लोग प्रॉब्लम्स गिनाते रह जाएंगे। और हम वैसे भी अपने गांव में बोलते हैं कि भाई हमारे पास आए हो, हम लोग सोल्यूशन वाले लोग हैं। यू हैव अ प्रॉब्लम, आइए मेरे पास लेके उसका सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन लीजिए, आगे बढ़िए। मेरा ये मानना है। जी सुधांशु जी, बीज को लेकर मेरा प्रश्न इसलिए था कि उत्पादन तो किसान को अच्छा चाहिए, हाइब्रिड से मिले, जिस बीज से मिले। मैं भी मक्के की खेती करता हूं और 1 बीघे में 100 क्विंटल उपजाने का मेरा भी रिकॉर्ड रहा है। तो हाइब्रिड बीज जो मल्टीनेशनल कंपनी के बीज होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। मेरा ये प्रश्न था कि अगर भारत में भी उस स्तर के बीज बने तो किसानों को सस्ते बीज मिल सकते हैं, नहीं तो मल्टीनेशनल कंपनी हमें लूटती है। ये सारे बीज तो आंध्र प्रदेश में ही बन रहे हैं, कोई बाहर से तो बीज आ नहीं रहा है। लेकिन उनका उसका मल्टीनेशनल कंपनी पर न केंद्र का नियंत्रण है, न राज्य सरकार का नियंत्रण है। जिस समय हम अगर मोन्सेंटो के बीज अधिक लगाने लगते हैं तो उसकी कालाबाजारी होती है, अगर हम पायनियर के बीज लगाने लगते हैं तो उसकी कालाबाजारी होती है। तो एक नियंत्रण का भी सरकार के पास होना चाहिए कि इसके मूल्य निर्धारित हों, इतने ही मूल्य पर बिके। हर बार मैंने देखा है मुजफ्फरपुर में क्राइसिस होते हुए बीजों का। इसलिए मेरा यह सवाल हाइब्रिड पे था। वैसे मनोज जी, आप के सुझाव आए और सुधांशु जी सर के सुझाव आए, निश्चित रूप से किसानों के लिए यह प्रेरणादायक है और सरकार के लिए आईना है। खेती एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा हम जितने देर तक करते रहे हम करते रहेंगे। समाधान सबको मिलकर सोचना है, यह एकल विषय नहीं है। अगर इसमें सरकार का सहयोग हो, जन आंदोलन हो, किसानों का एकत्रीकरण हो, तो निश्चित रूप से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आप लोगों ने आज अपना बहुमूल्य समय बिहार स्वाभिमान आंदोलन को दिया है, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।